बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले जो है वो बड़ी ख़बर है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो वसीम मलिक साहब और मरीम नवाज़ ख़ान साहिबा का है। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं और इनका ये क्रेडिट है कि इन्होंने एक बड़ी ख़बर निकाली है, क्योंकि इससे पहले किसी और सहाफ़ी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। देखें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, पहले ख़बर सुन लें। इन्होंने ये बताया कि वो जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन 6 जजेस को भी मुलाकात के लिए बुलवाया गया और उन्होंने मुलाकात की है जस्टिस याया अफरीदी से जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस वो हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्शन मांगी थी कि हमें बताया जाए कि हमारे ऊपर जो रियासती इदारे दबाव डाल रहे हैं या एजेंसियों की जो मुदाखलत हो रही है और जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है या क्या करना है, उन्होंने डायरेक्शन मांगी थी। तो इस मामले में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, पब्लिक का प्रेशर बहुत आया, वकला का प्रेशर आया, तो काजी साहब ने थोड़ा सा जो है वो मामला उठा के फिर दबा दिया था। काजी साहब ने अपने जजेस को बेयारो मददगार छोड़ दिया, लेकिन वो जजेस जो है वो डट कर खड़े रहे और इंसाफ के लिए अपना काम करते रहे। हुकूमत ने ऐसी बहुत कोशिश की, उन जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उन जजेस के खिलाफ स्कैंडल्स निकाले गए, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ कंपेन्स चलाई गई। 2 जजेस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को और एक टारगेट किया गया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब को। तो ये जो दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, इन दोनों को ज़्यादा टारगेट किया गया, लेकिन ये मामला भी अभी वहीं पे अदालत में लगा हुआ है, तौहीन अदालत का, और इसको भी जज साहिबान वहाँ पे सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इनको बुलाया और बुला के इनसे मुलाकात की। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अपने हलफ होने वाले दिन ही वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया उसी दिन इनसे मुलाकात की। ये छोटी बात नहीं है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इन जजेस को तनहा छोड़ दिया था, इन्हें इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के सामने फेंक दिया था कि ठीक है, वो जो सलूक आपके साथ करते हैं फिर आप खुद ही निमट लें। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर इनसे एक मुलाकात की है तो इससे एक अच्छा जेस्चर तो है। अब देखते हैं इस मुलाकात के नताइज क्या होते हैं। क्या ये केस बाकायदा चलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई डायरेक्शन जारी करती है? क्या जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अदलिया अपनी स्पेस को रीगेन करने के लिए कुछ इकदाम उठाती है, या सिर्फ ये खबर की हद तक है? बहरहाल ये खबर आ गई है और एक अच्छी खबर है। यानी मैं ये देखूं कि अदलिया के हवाले से तो इसको बेहतर खबर कहा जा सकता है, मगर हुकूमत का दिल नहीं भर रहा। हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया है कि जो चीफ जस्टिस हमने लगाया तो हमने खुद है, लेकिन उससे भी हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत या हुकूमत के हमायती जजेस अकलियत में है, और ये बातें हम पहले नहीं किया करते थे। पहले पता होता था कि जजेस इंसाफ के साथ जाएंगे, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इतनी गंदी डिवीज़न पैदा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने इंसाफ पसंद जजों को अलग करके हुकूमत का पूरा एक कैंप कायम कर दिया। नून लीग अक्सर ये करती है, जुडिशरी को कंट्रोल करना इनकी पुरानी ख्वाहिश है। जावेद हाशमी साहब भी बता चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब से आप पूछ लें, जितने लोग PMLN के साथ काम करते रहे माजी में, ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग अभी काम करते हैं उनसे भी आप पूछें तो वे कहेंगे कि अदलिया को कंट्रोल करना और मिलिट्री को कंट्रोल करना, ये मिलिट्री जो कंट्रोल हो ही सकती है क्योंकि वो तो इनके अंडर में काम करती है, लेकिन अदलिया तो आज़ाद होती है ना। तो अदलिया को कंट्रोल करना नून लीग की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए उन्होंने एक नया काम किया है। अच्छा, 2 काम किए आज हुकूमत ने और दोनों बहुत अजीब किए। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा। जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसके अंदर बिल पेश किया गया और वहाँ पे जो बिल मंजूर किया गया है उसके मुताबिक अब जजेस की तादाद को बढ़ा के, पहले बताया जा रहा था कि 17 से 23 किया जाएगा, अब पता चल रहा है कि 17 से 25 कर दिया जाएगा। यानी 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद इंडक्ट किए जाएंगे, तो इस तरह ये 25 हो जाएंगे। हुकूमत 6 से 8 पे क्यों आई, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया कि अगर 6 जजेस अपने हुकूमत ले भी आती है फिर भी हुकूमत अक्सरियत में नहीं आती, या हुकूमत की मर्जी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी नहीं होती। लिहाजा उन्होंने कुछ इस तरीके से मैनेज किया कि नीचे से कुछ जज ऐसे एलिवेट किए जाए जो पहुँच जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके बाद 8 जजेस पहुँचने की सूरत में हुकूमत की पोजीशन कुछ बेहतर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब इतने सारे जज ऐसे लाएंगे कहाँ से,
और अगर ये प्रोसीजर चलता है तो कानून के मुताबिक भी ये काम होता रहे तो इसको 1-2 साल लग जाएंगे। तो क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है? मुमकिन है कि ये हुकूमत इस बिल को पास करे और ये फैसला कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जजेस की तादाद 17 नहीं 25 हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हुकूमत ये फैसला कर लेती है और ये जजेस अपॉइंट करती है आने वाली हुकूमत, यानी ये हुकूमत चली जाती है और आने वाली हुकूमत को ये मौका मिलता है और वो लाकर मज़ीद न्यूट्रल जजेस को अपॉइंट कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लंबे अरसे तक के लिए एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा PDM हुकूमत के हाथ से निकल जाएगी। जजेस की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मुअस्सर होगी। ये बात तो अच्छी है, लेकिन अगर जजेस को मेरिट के ऊपर लाकर अपॉइंट किया जाए तो फिर तो बहुत अच्छी है। एक और काम हुकूमत ने किया आज के दिन में, बहुत ही भद्दा और बड़ा अजीब काम किया है। मुझे लगता है कि ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा, लेकिन हुकूमत ने फैसला क्या किया है? हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। जाओ जिसको मर्जी पकड़ लो। ये 25 करोड़ का मुल्क है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिल करे जैद बकर अलिफ बे पे ABCD XYZ, जिसको दिल करे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाएं और जाके गर्दन से गिरेबान से पकड़ के और उसको ले जाके बंद कर दें। ये इख्तियार दे दिया है हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम फैसला सामने आया। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दे दिया। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, एक और काम भी किया हुकूमत ने। ना सिर्फ ये इख्तियार दे दिया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मालूमात और वजूहात की बिना पर, जो सिर्फ उनको पता होनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है उनको, वो कहीं जवाबदेह नहीं होंगे। वो पहले कौन सा जवाब देते हैं? इधर पाकिस्तान के अंदर बंदा गायब कर दिया जाता है, इंतज़ार पंजूता साहब, आज भी उनका केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर इंतज़ार पंजूता साहब वापस आ जाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि इंतज़ार पंजूता 24 घंटे में वापस आ जाएंगे, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कैसे पता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं इनको पहले से भी जानता हूं और ये बेहतर आदमी, मैं इनको बहुत समझता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर दिया। या पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो इस लेवल तक आ गए हैं। यानी ये बड़ा मायूब है और बड़ी अजीब चीज़ है जो उन्होंने आज वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कही कि जी जो बंदा लापता है जबरी तौर पे, जिसको अगवा किया गया है, वो बंदा 24 घंटे में वापस आ जाएगा। इसका मतलब है आप जानते हैं किसने अगवा किया और वो कहाँ मौजूद है। और अदालतें भी देखें हमारी, जब बंदा वापस आ जाता है तो उसके बाद पूछता ही कोई नहीं है। हालांकि काम तो तब शुरू होना चाहिए कि जब बंदा वापस आ जाए तो उसको अदालत में खड़ा करके पूछे कि हाँ भाई बताओ तुम्हें कौन ले गया था, आओ इसकी इंक्वायरी करते हैं, हम देखते हैं, तुम बताओ तुम किन हालात में तुम्हें रखा गया, किस किस जगह पे जो है वो तुम्हें रखा गया, किस तरह का तुम पर टॉर्चर हुआ, तुमसे डिमांड्स क्या की गई और तुमसे वीडियोस किस तरह की बनवाई गई। ये सारी चीज़ें बाद में अदालत को पूछनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बंदा वापस आता है अदालत कहती है जी शुक्र करो अल्लाह का, जाओ नवाफिल पढ़ो, बात खत्म। ये इंसाफ तो ना हुआ ना। एक आदमी को जो है वो पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 3.5 हफ्ते हो गए, इंतज़ार पंजूता साहब गायब है। अब उनके मामले में जब कल वो बाजियाब हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें कल वो हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल के मुताबिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ कर देगी, कोई बुलाकर इंतज़ार पंजूता से नहीं पूछेगा भाई आप कहाँ थे, आपके साथ क्या जुल्म हुआ, आपको किस जगह पे रखा, कौन सा इदारा या एजेंसी आपको उठाकर देकर गई थी, आपसे डिमांड्स क्या की जा रही थी, आपकी कैद किस नौयत की थी, ये बातें कोई नहीं पूछेगा। तो फिर इंसाफ कैसे होगा? जब तक आप ये बातें नहीं पूछेंगे तब तक अगला बंदा अगवा होता रहेगा। बल्कि अब तो अगवा करने की बदनामी बहुत हो रही है, नया काम ढूंढ लिया कि 3 महीने तक उस बंदे को जैसे मर्जी जहां मर्जी रखें। यानी निज़ाम को यह छूट दे दी गई है इस हुकूमत की जानिब से कि सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको मर्जी उठाएं। मिसाल के तौर पे एक बंदा पसंद नहीं है, कोई वकील रहनुमा है या कोई और है जो बात कर रहा है नहीं पसंद, उठाओ, उठाकर जेल में डाल दो। मैं ये वीलॉग्स करता हूं, मैं खबरें देता हूं या उसके ऊपर तज्जिया करता हूं। मैं नहीं पसंद, मुझे उठाएं, उठा के बंद कर दें सिक्योरिटी फोर्सेस, वो कहें जी हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है। अब 3 महीने तक तो कोई पूछ नहीं सकता। 3 महीने में मेरे पे दबाव डाला जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, मेरी फैमिली को हरासा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इस आदमी को तोड़ दिया जाए और ये आदमी सरेंडर कर दे सिस्टम के सामने, और 3 महीने काफ़ी होते हैं। यानी ये हुकूमत ने इस लेवल का भी एक कानून पास कर दिया। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कानून है।
जिसकी ये इजाज़त दे रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में ये मामला ख़त्म हो जाएगा और मेरे ख्याल में हाई कोर्ट्स के अंदर जब ये चैलेंज होगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये कानून टिक नहीं पाएगा, ना इसके टिकने की कोई गुंजाइश मौजूद है, ये हो नहीं सकता। एक और खबर जो है वो भी अदालत से मुताल्लिक है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को जिस भोंडे अंदाज में मंजूर करवाया गया है उसमें एक शिक ये भी शामिल की गई है कि जिस सूबे के अंदर आईनी अदालत बनाई जाएगी उस सूबे की असेंबली उसको पहले इजाज़त देगी अक्सरियत के साथ, फिर वहाँ पे आईनी अदालत बनेगी। और अगर आईनी अदालत नहीं बनेगी तो आईनी नौयत के मुकदमात कहाँ जाएंगे, इसका जवाब ही नहीं है। तो इसमें ना 5 के करीब बड़ी गलतियां हैं। 26वीं आईनी तरमीम में 5 के करीब बड़ी गलतियां मौजूद हैं। उन गलतियों की बुनियाद पे ये सारा ड्राफ्ट उड़ सकता है, ये 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो सकती है। अब सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिया अटॉर्नी जनरल को और उन्होंने ये केस भी लगा दिया है। अब आईनी तरमीम अगर हाई कोर्ट उड़ा देती है तो ये अपनी नौयत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। जितने भी लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं वो इस खबर को बहुत अहमियत दे रहे हैं। मेरी इतनी समझ नहीं है कानून के अंदर, बाद औक़ात आप गलती भी कर जाते हैं, जैसे कि पिछले वीलॉग में मेरे से गलती हुई, स्लिप ऑफ टंग थी, मैं वो 10 अरब रुपए को 10 अरब डॉलर में बोलता रहा हूं, तो वो 10 अरब रुपए थे जो बोली दी गई थी PIA के लिए, तो उसकी ज़रा तस्हीह फरमा लीजिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। और ये गलती पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आइंदा भी ये होती रहेगी, लेकिन जहाँ पे होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया था। 10 अरब रुपए थे, वो 10 अरब डॉलर नहीं थे जो PIA की बोली गई, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये केस लग गया है और इतनी गलतियाँ 26वीं आईनी तरमीम में कि 27वीं तरमीम लाए बगैर 26वीं तरमीम चल ही नहीं सकती। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर या फुल कोर्ट बुलवा कर उसके अंदर यह केस सुन लिया तो 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाएगी या उसका एक बड़ा हिस्सा तो फौरी तौर पे उड़ जाएगा। अब एक चीज और है नाज़रीन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टॉप का टैलेंट है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान का टॉप का टैलेंट पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से कभी छोड़कर नहीं गया जितनी तेजी से अब टैलेंटेड लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, इंजीनियर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जितने भी माहिरीन हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, फनकार पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। यानी हर वो शख्स जिसके अंदर टैलेंट मौजूद है और जो इस मुल्क को छोड़ने की सलाहियत रखता है वो फौरी तौर पे इस मुल्क को छोड़ना चाह रहा है। इसकी वजह क्या है? मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल है। लोगों को रियासत के ऊपर एतमाद खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कि रियासत हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हम वोट डालते हैं जैद को, रियासत ला के बैठा देती है बकर को। यानी हमने यहां पे वोट डाला, रियासत ने यहां पे गिन लिया। तो रियासत की ज्यादती के बाद जो है वो कॉन्फिडेंस लोगों का लूज हुआ है। और ये जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई, फायदा तो उसका कुछ हुआ नहीं। हो सकता है ये आईनी तरमीम उड़ जाए, हाई कोर्ट से नहीं उड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी, और अगर रहेगी भी तो इसका फायदा कोई नहीं है। इसमें इतनी सारी गलतियां हैं, लकूनाज हैं। अब ये जो आईनी तरमीम है, इसके जिस तरह से इसको पास करवाया गया है, जो इसके ऑप्टिक्स बने हैं, जो लोगों तक चीजें गई हैं कि भाई MNAs महफूज नहीं है जिन्हें हम बहुत ताकतवर समझते हैं, सेनेटर्स महफूज नहीं है जो टोटल पाकिस्तान में 97 है और बड़े तगड़े लोग होते हैं। भाई जिस मुल्क में ये लोग महफूज नहीं है, हमारी क्या औकात है, निकलो यहां से। तो लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लोग अब पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले कभी पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गए। एक खबर जो है वो जुल्फी बुखारी साहब ने दी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये फ्यूचर में आएगी खबर, लेकिन उन्होंने उसका हिंट दिया है। उन्होंने ये कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन था चांसलर का, उसमें इमरान खान साहब हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि उनकी नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। उन्हें मौका नहीं दिया गया कि वो बतौर एक उम्मीदवार के वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकें। इसमें जुल्फी बुखारी का कहना है कि बरतानवी अखबारात ने कुछ तहकीकात की हैं और कुछ ऐसे हकायक सामने आए हैं कि पूरी एक साजिश खुलेगी और पता चलेगा इस सारे खेल के पीछे कौन था और किस तरीके से दबाव डालकर और साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन से बाहर किया गया है। तो अगर ये खबर आती है तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी नाज़रीन। दूसरा, हुकूमत की कारकर्दगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
फेडरल गवर्नमेंट है PMLN की और पंजाब में गवर्नमेंट है PMLN की। इनके पास दो जगहों पे हुकूमत है, एक वफाक में है और एक पंजाब में है। दोनों जगह पे पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। ये इतना नकम्मा खानदान है, इन्होंने अपने कारोबार तो चमकाए हैं पूरी जिंदगी और अपने कारोबार को आगे से आगे बढ़ाया। मुझे शाकिर रवान साहब की एक बात याद आ गई, जर्नलिस्ट है बड़े अच्छे, हाल ही में उनको नौकरी से निकाला गया ऐसी बातें सोचने और करने की वजह से। उन्होंने कहा जी आज तक नवाज शरीफ के नाम पे या शहबाज शरीफ के नाम पे इनके खानदान ने कोई फैक्ट्री या कंपनी नहीं बनाई। इन्होंने मिलें लगाई, इन्होंने लोहे का कारोबार किया, इन्होंने पोल्ट्री का कारोबार किया, इन्होंने शुगर का कारोबार किया, इन्होंने कपड़े का कारोबार किया, इन्होंने केमिकल का इन्होंने दुनिया का हर कारोबार किया। लेकिन किसी कारोबार के अंदर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नाम नहीं इस्तेमाल किया इन्होंने और इनका कारोबार चमकता भी रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मनसूबा लगता है उठा के अपने नाम पे लगा देते हैं। नवाज शरीफ अस्पताल, नवाज शरीफ ग्राउंड, नवाज शरीफ पार्क, नवाज शरीफ क्रिकेट, नवाज शरीफ स्कूल, नवाज शरीफ फलान। आप अंदाजा करें कि खवातीन के अस्पतालों के बाहर भी जो है वो नवाज शरीफ और लैट्रीनों के ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हैं। इस नौयत के ये लोग हैं, अपने कारोबार में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते। शायद इन्हें लगता होगा कि हमारी मनूसत पड़ जाएगी, लेकिन इस मुल्क के हर काम के अंदर जहां सरकारी सरमाया लगता है वहां ये अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में वो नवाज शरीफ को कैंसर अस्पताल भी मरियम ने कहा हम बनाएंगे। बहरहाल नाम अपना इस्तेमाल करते हैं, पैसा जो है वो हमारा खर्च करते हैं। इनका बस चले तो ये पाकिस्तान के नोट के ऊपर अपनी तस्वीर छाप दें नवाज शरीफ साहब की, कि छाप दे और नोट दे होते भी मियाँ साहब की फोटो। जब मियाँ साहब कुछ भी नहीं थे ना तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब में आटा बांटते थे, तो उस आटे की थैली के ऊपर भी नवाज शरीफ की फोटो चिपकाई हुई थी। तो मैंने पूछा जी सरकार का पैसा है, मैंने ये सवाल किया था कि सरकार का पैसा है, हमारी जेब से गया हुआ है, मियाँ साहब का फोटो इसके ऊपर क्यों चिपका हुआ है? उन्होंने कहा जी मियाँ साहब का विजन है। तो ये विजन जो है ये कहानी तब से चल रही है, कोई नई कहानी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं तो FBR में जो 4 माह के अंदर खसारा है, जो शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू कलेक्शन करना है ना, इन्होंने IMF की डील मुकम्मल करनी है। तो IMF ने जो इनको टारगेट दिया हुआ है या इन्होंने खुद जो टारगेट सेट किया हुआ है, अभी ये उससे 188 अरब 80 करोड़ का शॉर्टफॉल का सामना कर रहे हैं। ये पहले 4 महीनों की कहानी है। 188 अरब और 80 करोड़ का शॉर्टफॉल ये उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के 3 सूबों ने सरप्लस दिखाया, यानी पाकिस्तान के 3 सूबे ऐसे हैं जो खसारे में नहीं गए, सिर्फ एक सूबा खसारे में गया और वो पंजाब है। खैबर पख्तूनख्वा जो उसकी कारकर्दगी आप देखें 103 अरब रुपए वो सरप्लस है। इसी तरह जो सिंध है वो 131 अरब, बलूचिस्तान 85 अरब का सरप्लस है और पंजाब जो है वो 160 अरब का खसारा शो कर रहा है पंजाब का बजट। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये कितना नालायक नकम्मा खानदान है जिसको इस मुल्क में लाके इक़्तिदार में दोबारा बिठा दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मुबारक ज़ेब साहब का भी इस्तकबाल हो गया उनके इलाके में, कुछ मुबैना तौर पे वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। तफसीलात मज़ीद आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तकबाल का मौसम है, पाकिस्तान के बाहर भी इस्तकबाल का मौसम है और आजकल इस्तकबाल किया जा रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने फस्तायत, जबर और जुल्म का बाजार गर्म किया, जिन लोगों ने लाकानूनियत को इस मुल्क में फैलाया, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जो जुल्म और जालिम के साथी हैं उनका भी अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। तो ये देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।